अकाउंटिंग रेशो चैप्टर पार्ट नंबर 7 और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो या स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात। सबसे पहले फार्मूला इसका हम देखें फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, क्योंकि हमने डिस्कस किया था टर्नओवर का मतलब जो है वो सेल होता है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स ऊपर लेंगे, फिक्स एसेट्स नाम है इसका, इसलिए फिक्स एसेट्स को हम लेंगे और यहाँ पर लिए जाते हैं नेट फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहले नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जब भी एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है तो फिर हमारे पास नेट एसेट्स बचते हैं। इस रेशो का भी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, महत्व सिग्निफिकेंस। तो स्थायी संपत्ति के कुशल प्रयोग को ये मापता है। इस रेशो के द्वारा हमारे को ये पता लगता है कि हमने फिक्स एसेट्स थोड़ी लगाई और उसे ज़्यादा उत्पादन करके हमने सेल किया है। तो व्यवसाय की कार्यकुशलता को मापता है कि कितनी कुशलता के साथ हमारी कंपनी कार्य कर रही है, और यहाँ पर कुशलता का मतलब है कुशलता से अपनी फिक्स एसेट्स को यूज़ करना। दूसरा यहाँ पर हम मापते हैं लाभार्जन क्षमता को, लाभ कमाने की क्षमता। फिक्स एसेट्स में जानने मशीनरी वगैरह आती हैं, तो इनसे हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा लाभ भी अर्जित करेंगे। यदि अनुपात ज़्यादा हो जाता है, अनुपात के अधिक होने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल का अधिक हो जाना, बिक्री ज़्यादा हो गई। अगर हमारी बिक्री ज़्यादा होती है मीन्स अनुपात ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है हमने फिक्स एसेट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और यदि रेशो कम हो जाती है तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स का हमने कम यूज़ किया है। जनरली ये जो रेशो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर निर्माण उद्योग में प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ पर मशीनों की संख्या या उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे को दिए गए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स बाय फिक्स एसेट्स, फार्मूला हम लोगों ने लगाया और फिगर्स हमारे को क्वेश्चन में दी गई। फिक्स एसेट्स रिटर्न डन वैल्यू हमारे को दी गई और सेल्स माइनस रिटर्न जो कि हमारी नेट सेल ही होती है। तो दोनों ईयर्स 2 ईयर्स का दिया गया 2011 और 12 राइट साइड पे है ये। तो अब सबसे पहले 2011 का हम देखते हैं, 18 लाख रुपीज़ ऊपर आ गया, ये हमारी आ गई नेट सेल और फिक्स एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख रुपीज़। हम नीचे लिखेंगे, इसको काटेंगे, आ जाएगा 3 टाइम्स। ऐसे हम 2012 का भी कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा था 30 लाख रुपीज़ जो है नेट सेल ऊपर आ गया और 12 लाख रुपीज़ हमारा जो है वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू आ गई, जो हमने नीचे लिखा और इनको काटा तो आंसर हमारा आ गया 2.5 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट रेशो हमारी आती है करंट एसेट टर्नओवर रेशो या चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात। फार्मूला इसका सेम बिल्कुल वैसे ही आप याद कर सकते हैं कि क्योंकि टर्नओवर रेशो है, टर्नओवर वर्ड यूज़ हुआ है तो सेल ऊपर आ जाएगी, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल होती है। और नाम रेशो का है करंट एसेट, तो करंट एसेट नीचे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फार्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रेशोज़ में, वही सेम फार्मूला यहाँ पर हमारा आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। करंट एसेट्स के बारे में भी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने करंट रेशो के बारे में पढ़ा था कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। वैसे यहाँ पर मैंने आइटम्स को मेंशन कर दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। महत्व के बारे में आते हैं। सबसे पहले ये फर्म की करंट एसेट्स की कितनी कुशलता से प्रयोग हमारी फर्म कर रही है, ये हम देखते हैं। हमने थोड़े करंट एसेट लगाए और उससे ज़्यादा सेल हम लोगों ने की है, तो ये हमारी कार्यकुशलता या एफिशिएंसी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। आगे ये बताया गया कि यदि रेशो ज़्यादा हो जाती है, अनुपात यदि ज़्यादा हो जाता है, ये संस्था के लिए अच्छा है। अनुपात ज़्यादा होने का मतलब है सेल का ज़्यादा होना। हमने थोड़ी सी करंट एसेट लगाई और बहुत ज़्यादा सेल कर ली, इसका मतलब है हमने करंट एसेट्स का अच्छा उपयोग किया। और यदि एक रेशो कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी संस्था ने अपने करंट एसेट्स का कम यूज़ किया। एक एग्जांपल लेके इसको हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कैलकुलेट द करंट रेशो करंट एसेट टर्नओवर रेशो फ्रॉम द डिटेल्स। राइट साइड पे डिटेल दी गई है, 2 साल की फिगर है 2011 और 12 की। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले 2011 का हम देखेंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा करंट एसेट्स की वैल्यू 5 लाख, ऊपर आ गया 25 लाख, काटेंगे ये आ जाएगा 5 टाइम्स। 2012 का फिगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 30 लाख, ऊपर लिखेंगे और करंट एसेट्स हमारी है 5 लाख, इसको नीचे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट रेशोज़ हमारी जो होती हैं वो आती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ या लाभप्रदता अनुपात। इनको हम 3 भागों में ब्रॉडली बांटते हैं। पहला है बेस्ड ऑन द सेल पर आधारित। इसमें जो रेशोज़ हमारी हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है।
उसके बाद आती है हमारी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, तो यहाँ पर आती है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद है बेस्ड ऑन द अर्निंग ऑन शेयर, शेयर पर कितना पैसा हमने अर्न किया या लाभ कमाया। इसमें 3 रेशोज़ आती हैं, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो। सभी रेशोज़ को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या सकल लाभ अनुपात, फार्मूला हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बाय नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम परसेंटेज देख रहे हैं कि टोटल सेल इतनी थी, उसका इतना परसेंटेज जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए सेल नीचे आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पर हम लेते हैं नेट सेल को, तो हमने पहले भी डिस्कस किया। नेट सेल का मतलब होता है सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाए तो नेट सेल हमारे पास आती है। इस रेशो का महत्व या सिग्निफिकेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को दिया गया कि इस वर्ष की जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसकी गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष के ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से तुलना करना। इस रेशो के द्वारा हम कंपनी की लाभप्रदता को मापते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को मापते हैं कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। यदि हमारी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, रेशो ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है प्रबंधकों की कुशलता का ये सूचक है कि मैनेजर्स ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी कंपनी को चलाया। यदि ये रेशो ज़्यादा हो जाती है, रेशो के ज़्यादा होने का मतलब ऊपर वाली संख्या का बढ़ जाना, जो कि हमारी है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यदि ज़्यादा होता है तो इसका मतलब व्यवसाय जो है वो लाभप्रद तरीके से चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी तरीके से चल रहा है, हमारा बिजनेस बहुत कुशलतापूर्वक चल रहा है, प्रबंध योग्य है हमारा, मतलब हमारे मैनेजर जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना जो है वो ये बताता है, इसे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन लागत हमारी कम हुई होगी, हमारे प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे कम होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारी आती है ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका कि उत्पादन से सीधा संबंध होता है। इसका मतलब हमारी कंपनी ने अपने प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कमी की होगी। या फिर एक और कारण इसका हो सकता है कि हमारी कंपनी ने अपनी वस्तुओं को ऊँचे मूल्य पर विक्रय किया। एक एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। हमारे को एग्जांपल दिया गया, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक हमारे को दिया गया, नेट परचेज हमारे को दिया गया, सेल दिया गया, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली हमारे को दिया नहीं गया, तो हम ऐसा करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूले बनाएंगे। पहला फार्मूला हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होती है, हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेजेस लेते हैं, परचेज का मतलब नेट परचेज हम लेते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारा आ रहा है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब उसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं हमारी नेट सेल्स। ठीक है, जो हमारे को फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए। तो नेट सेल का मतलब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सेल में से यदि सेल रिटर्न को माइनस कर दें तो नेट सेल्स हमारा आता है। दोनों वैल्यूज़ हमारे को दी गई हैं, सेल है 3 लाख की, नेट सेल दी गई है, सेल रिटर्न दिया गया हमारे को 30,000। 3,30,000 में से 30,000 माइनस कर दिया तो 3 लाख रुपीज़ हमारी नेट सेल आ गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे को दिया गया ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूला हमारा कैसे बना कि हमने मान लो कि 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदी है और उसको 150 में सेल किया। ठीक है, तो इसका मतलब सेल जो है वो 150 हो गई और कॉस्ट कितनी हो गई 100, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट। तो सेम फार्मूला यहाँ पर हमारा बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोनों की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ की, जिसको हम माइनस करते हैं नेट सेल से जिसकी कीमत है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे फार्मूला में, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को ऊपर लिखा जाएगा, फार्मूले के साथ लिखा गया है 1 लाख रुपीज़, नेट सेल हमने अभी कैलकुलेट किया 3 लाख, इसको नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 33.33%। नेक्स्ट रेशो हमारी आती है नेट प्रॉफिट रेशो, जैसे कि शुद्ध लाभ अनुपात कहा जाता है। बिल्कुल सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की तरह इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100, केवल ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ हो जाएगा, बाकी नेट सेल जो है डिनोमिनेटर में या नीचे आ जाएगी। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100 बाई नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 बाई नेट सेल्स। महत्व की बात करें, ये रेशो ज़्यादा होना जो है वो अच्छा माना जाता है, अधिक होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ा। ये विक्रय पर प्रत्याय की दर को मापता है कि जो हमने सेल की उस पर हमारे को कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट हमको मिला।
ये व्यवसाय की सामूहिक कार्यकुशलता को भी मापता है कि हमारे ग्रुप एफर्ट्स कैसे रहे थे, कितनी कुशलता पूर्वक हमारी पूरी कंपनी ने, सामूहिक मतलब पूरा समूह मतलब ग्रुप, पूरी कंपनी जिसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ये भी एक ग्रुप है, तो उन्होंने कितनी कुशलता से कार्य किया। इसकी तुलना जो है पिछले वर्ष के नेट प्रॉफिट के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम समझते हैं। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारे को दिया गया, सेल दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दिए नहीं गए हैं। तो देखें राइट साइड पे ब्लॉक में से समझाया गया, तो आप भी इसी हिसाब से करेंगे इसको। तो सबसे पहले किस तरीके से किया है, सेल हमने ली है, टोटल सेल हमारी कितनी होगी, क्वेश्चन में दी गई 5,60,000 की हुई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे को दिया गया, भी सेल इतने की हुई है, पर खर्चा हमारा कितना आया था, खर्चा हमारा आया था 3,20,000 का। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो प्रॉफिट हमारा बच जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 2,40,000, जिसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट बोला। ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस। अब जब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहाँ पर हमारे जो खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय, जिनका कि उत्पादन के साथ सीधा कोई संबंध नहीं होता। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि घटा देते हैं तो फिर हमारा आता है नेट प्रॉफिट। वही हमने किया, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख और माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया 1,40,000। इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे फार्मूले में और नीचे आ जाएगी सेल की वैल्यू। सेल्स हमारे को क्वेश्चन में दी गई 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%। नेक्स्ट रेशो जो हमारी है वो रेशो है हमारी संचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के बारे में बोला गया, ये ऑपरेटिंग रेशो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं। यदि एक पार्ट कम हो जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा तो पहला बढ़ेगा। ये रेशो जितनी कम होगी उतनी नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल फार्मूला के नीचे दिए गए, यदि नेट प्रॉफिट रेशो 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20 दैट इज़ 80%। अब ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला देखते हैं जो आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब दिया गया क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया गया, सेल दिया गया और सेल रिटर्न दिया गया। सो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किस पे आती है, बिजनेस को नॉर्मल चलाने की जो कॉस्ट होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी, वस्तु को बनाने का जो खर्चा था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया 6 लाख हमने लिख दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 दिया गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स भी हमारे को जो दी गई वो कैसे आएगी, सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, तो नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न, मतलब 8,50,000 माइनस 50,000 तो 8 लाख आ गया। ये हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करके आ जाएगा 6,40,000 बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 80%। नेक्स्ट रेशो हमारी जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या विनियोग पर प्रत्यय। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से इसे ROI रेशो भी बोला जाता है। तो देखेंगे क्या होता है रिटर्न ऑन, इसी रेशो को हम कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी इसी से कहा जाता है, क्योंकि जो हमने कैपिटल लगाया है उस पर हमारे को क्या रिटर्न मिला। यहाँ पर विनियोग की तुलना में कार्यकुशलता व लाभप्रदता को ये मापता है कि हमने कितना पैसा विनियोग किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले में हमें कितना लाभ मिला। तो देखते हैं, ये फार्मूला हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। मतलब हमने कितना कैपिटल लगाया, एम्प्लॉयड होता है कितना कैपिटल हमने लगाया और उस पर हमको कितना प्रॉफिट मिला। पर यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये आता है इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट, क्योंकि ये तो बाद में खर्चे आएंगे हमारे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब उसने बोला कि रेशो ज़्यादा हो जाती है तो व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ जाती है। रेशो का ज़्यादा होना मतलब ऊपर वाली फिगर का ज़्यादा होना, और ऊपर वाली फिगर हमारी है प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सामूहिक निष्पादन को भी मापता है कि कितना प्रॉफिट हम लोग ज़्यादा इकट्ठे मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी कुशलता से बिजनेस अपने रिसोर्सेज की जो है वो प्रयोग कर रहा है। और इस रेशो की तुलना हम पिछले वर्ष की रेशो के साथ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ गई जो कि हमारी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, तो दिया गया ऑल लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, सभी
दीर्घकालीन जो हमारे पास साधन है वो सभी कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएंगे। जैसे इक्विटी शेयर बेचकर हमने कैपिटल इकट्ठा किया, प्रेफरेंस शेयर बेच के इकट्ठा किया, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी मालिकों का हिस्सा था। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बहुत लंबे टाइम के लिए हमने अगर लाइबिलिटी ले ली है, लोन लिया है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उसे भी हम अपने कैपिटल की तरह प्रयोग करेंगे। परंतु इसमें से फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं, बनावटी संपत्तियाँ जो होती हैं, उन्हें माइनस कर दिया जाता है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कोई एसेट नहीं होते। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी एसेट नहीं होते, हम इन्हें घटा देते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट जो होते हैं उन्हें भी घटा दिया जाता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे एसेट जो हमारी कंपनी में यूज़ नहीं हो रहे, कंपनी के बाहर कहीं यूज़ हो रहे हैं। या फिर इसका एक और फार्मूला होता है, फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो, जो भी कैपिटल हमारी कंपनी में लगाया गया, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो कैपिटल हमने लगाया है वो कैपिटल किस चीज़ में लगा होगा? या तो फिक्स एसेट्स में लगा होगा या करंट एसेट्स में लगा होगा। इसी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को जोड़ दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। परंतु करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति नहीं है, हमने लोगों का पैसा देना है और अभी देना है। ठीक है। अब फार्मूला एक और यहाँ पर हमारा बनता है, जो है फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। ये फार्मूला कैसे बना? क्योंकि फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन तो पहले वाला ही आ गया। उसके बाद में हमने जो ऊपर वाले फार्मूले में है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो इसका मतलब ये हुआ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का, कि हमारे करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को घटाएं तो ये फार्मूला बनता है वर्किंग कैपिटल का। तो ये फार्मूला हमारा बन गया।